अभी तक श्योर नहीं है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर कि क्या अभी वो रहेंगे महागठबंधन में, हाँ। क्या वो कंफर्म है। ये नहीं, लास्ट दिन तक वो नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ बार्गेन किया है अभी तक। कोई एटम बम है, अब हाइड्रोजन बम आएगा। जस्ट वेट फॉर बिगर रिवलेशन। इस यात्रा में कांग्रेस ने अपनी खोई जमीन को तलाश करने की कोशिश की है। 25 जिलों में, बिहार के 38 जिलों में से 25 जिलों में इन्होंने यात्रा की है और अपना प्रेजेंस रजिस्टर किया है। और बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता बिहार में 15 दिन घूमा। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में जो हाल ही में संपन्न हुई है वोटर अधिकार यात्रा, जो कि 17 अगस्त से शुरू हुई थी सासाराम से और कल उसका अंत हुआ है। बिहार के पटना के गांधी मैदान तक वो पहुंचा था, पूरे पटना शहर में, और अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ वो पूरी इस यात्रा का समापन हुआ। इस यात्रा से कई पहलू निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस इसको खुद को पुनर्जीवित करने के तौर पर पेश कर रही है, जो बिहार के अंदर उसने एक बड़ा स्टेक होल्डर की तरह खुद को पेश कर रही है। दूसरी तरफ इसके क्या बिहार के आगामी चुनाव पर असर पड़ेगा, क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बदले हैं, या इस पर ग्राउंड पर जो मुद्दा इन्होंने उठाया था एसआईआर का, उसका कुछ असर है क्या, या फिर ये एक तरीके की हवाई मुद्दा था जिस पर विपक्ष ने 3 दिन यात्रा निकाली। पूरा सवाल क्या है, पूरा वहां बिहार में आम जनता का मूड क्या है, इसको समझने के लिए और इसको समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संतोष सर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पटना से जुड़ रहे हैं वो हमारे साथ। वो लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर, बिहार की राजनीति में पैनी नजर रखते हैं। संतोष सर, न्यूज क्लिक का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो यही सवाल, इस यात्रा को आप बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में कैसे देखते हैं, ये कल जो खत्म हुई है यात्रा पटना में? देखिए, आपने बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस का इस तरह से प्रेजेंस दिखा बिहार में। हम्म। 90 में जब चुनाव हारती है कांग्रेस जनता दल से, तो सिर्फ 90 में ही वो अपोजिशन के में रहती है। वो 95 का जब चुनाव हो जाता है तो बीजेपी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हो जाती है। तो कांग्रेस का डाउनफॉल 95 ऑनवर्ड आप कहिए कि पूरी तरह से वो चल रहा है, बीच बीच में रिवाइवल होता है। और इसका जो अपने स्ट्रेंथ पर जो बेस्ट शो अभी तक का है पोस्ट 1995, जी। वो 2000 का इलेक्शन है जब उसने 23 सीटें जीती थी अपने बूते पर। लेकिन उसने गलती क्या की, आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली, 22 लोग मंत्री बन गए, 23वां आदमी स्पीकर बन गया। तो उसका वहीं से उसका पतन और शुरू हो जाता है, अपनी जमीन खिसक गई। मैं इसलिए बैकग्राउंडर आपको दे रहा हूं कि आपको समझने में आसानी होगी। हम्म। 2015 में जब लड़ती है, उसने अपने परफॉर्मेंस को बेटर करती, 27 सीट आता है। लेकिन कांग्रेस को वहम नहीं होना चाहिए, ये लालू प्रसाद नीतीश कुमार के साथ आने के कारण वो कन्वर्टिबिलिटी थी, म्यूचुअल कन्वर्जन ऑफ वोट्स था, जिसके कारण से उनको 27 सीटें आई। और यहाँ तक ऐसे लोग थे, जब रिजल्ट आ रहा था तब तक लोग कह रहे थे कि हम लोग 10-11 आ जाए तो काफी है। 27 आ गया तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था को इतना आ सकता है। अब आइए अभी की बात पर। लास्ट इलेक्शन में कांग्रेस सबसे बड़ी कमजोर कड़ी थी। 70 सीटों पर महागठबंधन के लिए। लड़कर, महागठबंधन के लिए 70 सीटों पर लड़कर के 19 सीटें लड़ती है। वैसी स्थिति में जबकि पूरे महागठबंधन को 110 सीटें हैं और एक 243 के हाउस में मात्र 10-12 सीट पीछे है वो सरकार बनाने से। अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेटर हुआ होता तो वो सरकार बना लेती। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस खटक रही थी आरजेडी को तब से ही कि भाई ये कमजोर पार्टी है। और उसके मुकाबले में जो छोटी पार्टियां थी, खास करके लेफ्ट में सीपीआईएम लिबरेशन, उसने बहुत अच्छा किया, उनके 12 एमएलए जीत करके आए। उसके बाद अभी देखिए, अभी लोकसभा में उनके 2 एमपी भी जीत लिया उन्होंने। तो उनकी अपनी जमीन भले ही उनकी लिमिटेड है, उन्होंने अपनी साख बढ़ा ली। तो इस यात्रा के पहले कांग्रेस को अपनी कुछ नजर नहीं आ रहा था, कांग्रेस के झंडा कैसा दिखता है, कांग्रेस दिखती कैसे है। इसके पहले कन्हैया कुमार ने यात्रा की थी तो थोड़ा सा कांग्रेस का प्रेजेंस दिखा था कि कांग्रेस ऐसी होती है, तो एक विजुअल्स कांग्रेस के आने शुरू हुए। लेकिन इस यात्रा में कांग्रेस ने अपनी खोई जमीन को तलाश करने की कोशिश की है। 25 जिलों में, बिहार के 38 जिलों में से 25 जिलों में इन्होंने यात्रा की है और अपना प्रेजेंस रजिस्टर किया है। और बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता बिहार में 15 दिन घूमा लगातार। हालांकि वो बीच बीच में राहुल गांधी आ रहे हैं, एक इंटरवल्स पर आ रहे हैं,
लेकिन ऐसा कम हुआ कि एक बड़ा नेता सारे कंट्री का फोकस कि बिहार में क्या हो रहा है। तो सबसे बड़ा मैसेज, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में ही कहा, कांग्रेस अपनी जमीन को तलाश करने की कोशिश कर रही है। उसके कल आप गांधी मैदान में थे, अगर माला में, तो सबसे ज्यादा झंडा कांग्रेस का दिख रहा था। तो ऐसा नहीं कि आपने किसी सपोर्टर को पकड़ा दिया। ये पूरी यात्रा में आप अगर कॉमन थ्रेड, ये तब होता है जब आपके बड़े नेता, सबसे बड़े नेता आते हैं लीड करने के लिए, तो काडर कैसे एक्टिवेट होता है उसका उदाहरण है। तो उसने एक इनिशियल एक इनिशिएटिव जो है वो उनको मिल गया कि अब हमारे पास मोमेंटम आ गया। अब है कि मुद्दे क्या है, वो सब बात की बात होगी कि इसको आप उस मोमेंटम को कैसे बिल्ड करेंगे। दूसरा मैसेज मुझे लगता है जो गया, वो एक अपोजिशन यूनिटी का गया। आप देखें कि एम के स्टालिन आते हैं, रेवंत रेड्डी आते हैं, और वो अखिलेश यादव आते हैं, और बाद में फिर वो टीएमसी से यूसुफ पठान, शिवसेना से संजय राउत। तो एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क, बीच में प्रियंका गांधी भी आती हैं, तो एक बड़ा सा एक दिखाया कि ये सिर्फ हम बिहार की चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं। वोट थेफ्ट या इरेगुलरिटी ने इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर के, जो हमने महादेवपुरा का एग्जांपल उन्होंने साइट किया कि उन्होंने कहा राहुल गांधी को ये एटम बम है, अब हाइड्रोजन बम आएगा, जस्ट वेट फॉर बिगर रिवलेशन, ये उन्होंने करने की कोशिश की। तो भले ही ग्राउंड से वो सिंक नहीं करता है कि ग्राउंड में जो हो रहा है, जो लोगों की कंप्लेन है, जो जो डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पा रहे हैं, उनको मदद करने में कितने उनके बूथ लेवल एजेंट्स काम कर पा रहे हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऊपर से मैसेज देने के में जो एक परसेप्शन का वॉर जो है, वो उसने क्रिएट कर दिया है कि देयर इज सम, सबको लग रहा है कि ये स्लोगन की वोट चोर गद्दी छोड़ इसमें क्वाइनेज में आ गया है, और लोगों को ये लग रहा है विथ और विदाउट प्रूफ कुछ तो गड़बड़ है इलेक्टोरल प्रोसेस में। तो ये इनिशिएट उसका गेन हमको लगता है कि दो बड़ा गेन अगर कहेंगे, तो कांग्रेस ने अपनी खोई जमीन तलाश करने की कोशिश की है, मैं ये नहीं कहूंगा पा ली है। वो अभी इट इज अ टॉल ऑर्डर, ये तुरंत कहना जल्दीबाजी होगी। दूसरा, एक ग्रेटर अपोजिशन यूनिटी का संकेत दिया है कि आप अगर मतलब बड़े बड़ी संस्थाओं का, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं का आप अगर दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो एजेंसी का था, ईडी सीबीआई का, नौ इलेक्शन कमीशन का, आप अगर दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे, तो अपोजिशन कैसे यूनाइट होती है, ये उन्होंने प्रयास करने की कोशिश किया है विथ देयर एलिगेशन, और बराबर जो जिस प्रकार से उस बात को हैमर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सो फार आई वुड से सो फार सो गुड। तो जी आपने कहा ना ये एसआईआर का नारा जो था वोट चोर गद्दी छोड़ वाला क्वाइन तो किया, परसेप्शन के हिसाब से भी आप मीडिया प्रेजेंस में देखें, मीडिया कवरेज भी ठीक ठाक मिल रहा था इसको। लेकिन आप बिहार की राजनीति में देखते क्या जनता में एसआईआर, खासकर एसआईआर को लेके, वोटर लिस्ट देश भर में गड़बड़ी है वो एक परसेप्शन जरूर है, एसआईआर का कोई मुद्दा है क्या जमीन पे आम लोगों के बीच में बिहार में? नहीं, एसआईआर का मुद्दा है। मैं तो खुद एसआईआर में 3,000 किलोमीटर चला हूँ। मैं एसआईआर को 25 स्टोरी की होगी, शुरुआत से ही कर रहा हूँ। पूरा 15 जिले में अकेले घुमा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुद्दा नहीं है, एसआईआर का मुद्दा है। लोग जो बोल रहे हैं कि ये नहीं कह सकते हैं कि एसआईआर ही मुद्दा है। हाँ, एक आदमी भी आपको फील्ड में नहीं मिलेगा जिस जो कहेगा कि ये एसआईआर का टाइमिंग सही है। उनका कहना था यही, अगर वो करते तो नन इलेक्शन ईयर में करते, या अभी से 6 महीने पहले करते, या लोकसभा इलेक्शन के पहले करते, या एक 6 महीना 8 महीना साल भर का समय दे करके। उनके कंसेप्ट से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था कि भाई बहुत माइग्रेंट वोटर्स हैं, फ्लैब हैं, या उसको रिवाइज करना है। तो जब जब पूरा बीएलओ कहीं गया ही नहीं, इट वाज समथिंग लाइक वर्क फ्रॉम होम, कहीं कुछ किया किया ही नहीं, पूरे प्रोसेस में फ्लॉ था। उनका ये कहना था, इतनी हड़बड़ी क्या। और लोग ये बोल रहे थे जब हम इलेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, अब अचानक हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम वोटर हैं कि नहीं है। तो लोगों में एंग्स्ट तो है। देखिए, जिसका नाम वोटर में आ गया, रोल में आ गया, ड्राफ्ट रोल में, फन रोल में आ गया, तो उनको पर्सनली रूप से अगर मेरा नाम आ जाएगा, आई वुड नॉट बी हर्ट। अगर मेरा नाम कट जाएगा तो आई वुड बी हर्ट। लेकिन ये बात एक व्यक्ति की नहीं है, कट जाएगा फिर उसका रेमेडी नहीं है तो फिर क्या करेंगे। द वे इट इज बीइंग डन, उससे लोगों में एक रोष तो है। वो उनके वोट के पैटर्न पर, वोट के निर्णय पर कन्वर्ट करेगा कि नहीं, इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, वी डोंट नो, और उतना लंबा चलेगा नहीं चलेगा।
but people were not largely, they are not very okay with the idea of SIR in an election year, 3 months before election. उनको लगा ये आराम से करने की बात है, और ये जो भी कहा, फ्लैग हटाया, सब ठीक है, लेकिन ग्राउंड में ये कह सकते हैं कि जो आप पूछना मुझे चाह रहे हैं कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर थोड़ा बहुत अगर सीपीआई एमएल को छोड़ दें, वो ग्राउंड में जाकर के कैंपेन करके, जन सुनवाई करके, शिविर लगा करके लोगों की जो समस्या होती, खास करके जो ड्राफ्ट का पब्लिकेशन कर दिया उन्होंने बूथ वाइज कि हाँ। इसमें इतने मरे हैं, इतने शिफ्ट हैं, उसको लेकर के एक वॉर रूम बना करके वो स्टडी करते कि क्या डिस्क्रिपेंसी है, कितने टाइप की डिस्क्रिपेंसी है। वो अगर वो नंबर्स दे पाते, वो एग्जाम्पल साइड कर पाते, वो वीडियो बना के दिखाते, देखिए मेरा बीएलए बीएलओ के पास जा रहा है, नहीं ले रहा है। ये हम मान नहीं सकते हैं कि आज के डेट में किसी के पास मोबाइल नहीं है, आप शूट नहीं कर सकते हैं। आपके साथ अगर कोई किसी ने प्रशांत किशोर क्या करते हैं जनसुराज में, क्यों हमको लगता है माउंटेड, क्योंकि वो सोशल मीडिया का यूज बहुत इफेक्टिवली करते हैं। तो वो आप कर सकते थे। जो नारा आप आरजेडी, कांग्रेस और जो भी इंडिया ब्लॉक दे रही है ऊपर में उनके टॉप लीडर्स के द्वारा, वो मुझे मिसमैच लगा। अगर वो चीज होता तो वोटर यात्रा का मुझे लगता है कि वो एक बड़ा क्रेसेंडो टाइप का होता है, बड़ा एक, मुझे लगता था कि बहुत वो और और तेजी से उठ बहुत पाता नहीं। हाँ, लोग को कन्विंसिंग लगता, हाँ। हमको आपको सबको कन्विंसिंग लगता। जब आप 150 200 बीएलओ के पास दे पाएंगे, अलग एलिगेशन लगा रहे हैं कि बीएलए का बीएलओ नहीं ले रहा है, तो पीपुल वुड नॉट बी कन्विंस्ड विद दैट। हम लोग भी ग्राउंड में घूमते हैं तो हमको बीएलए नहीं दिखते हैं, उनके बूथ लेवल एजेंट्स नहीं दिखते हैं, या बहुत कम मार्जिनल उनका प्रेजेंस है। तो मुझे वो ये लगता है कि उनको स्लोगन नीचे काम करने में कम है। संतोष जी, ये तो था बीएलए एसआईआर का मुद्दा। बेसिकली आप यही सब कह रहे हैं जो इशू है, लेकिन ये कितना बड़ा इशू बना चुनाव तक, इसकी कोई गारंटी अभी नहीं दिख रही है। लेकिन सर, अगर इस यात्रा को हम देखें, इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक प्रोमिनेंट फेज थे। बेसिकली पूरी कैंपेन और लीड वही कर रहे थे, और कांग्रेस का था, बाकी लोग इसमें पार्टिसिपेंट की तरह दिख रहे थे। लेकिन एक चीज थी, तेजस्वी और राहुल के अंदर केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिख रही थी, क्योंकि हम लोग दिल्ली से बैठ के अगर विजुअल्स देख रहे थे तो उस विजुअल्स में बहुत स्ट्रांगली दोनों केमिस्ट्री दिख रही है। इसके अलावा एक नया फैक्टर दिख रहा था, सीपीएमएल जो दीपांकर भट्टाचार्य हैं, वो बहुत प्रोमिनेंटली हर वीडियो में बीच में दिख रहे थे। जबकि हम सब जानते हैं उनकी राजनीति हमेशा से, मतलब महागठबंधन में आने से पहले लगातार आरजेडी के खिलाफ ही उस तरह से लड़के वो सत्ता या विधायक जिताते रहे अपने। उनका प्रेजेंस इतना, राहुल गांधी हमेशा उनको अपने साथ रख रहे हैं। और बीआईपी जो बहुत वोकल है डिप्टी सीएम की पोस्ट को लेके, वो उतना स्ट्रांगली नहीं, उतना जेल होते हुए केमिस्ट्री के अंदर नहीं दिख रहे हैं विजुअल्स में। आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल, आरजेडी, तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। कांग्रेस के टॉप लीडर्स लीड ही कर रहे थे, तो उनका प्रेजेंस होना ही होना था, उनके लीडर्स को होना ही था। आरजेडी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, ऑफ कोर्स तेजस्वी यादव होंगे। सीपीआई एमएल लिबरेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसने प्रूव कर दिया है, और इस आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि इनसे बेटर रिजल्ट की अपेक्षा है। तो एकदम उनका उनका देखिए कि सीनियरिटी के हिसाब से राहुल गांधी के बगल में खड़े रहते हैं। कल के भी सीट के अरेंजमेंट में दीपांकर भट्टाचार्य उनके राहुल गांधी के पास में बैठे हुए हैं। तो वो एक अलायंस में क्या इंपॉर्टेंस है वो दिख जाता है। जहां तक मुकेश सहनी की बात है, मुकेश सहनी, मैं ये नहीं मानता हूँ मुकेश सहनी की जो पार्टी है, जितना उनकी पार्टी का कद है, उनका कद है, उसके हिसाब से उनको काफी अच्छी जगह मिली। उनको लास्ट बार याद नहीं होगा कि राहुल गांधी के साथ वो कितनी बार इस तरह से रहे हैं। नेशनल लेवल पर उनकी चर्चा हुई है, उन वो देखे जा रहे हैं, उनके विजुअल्स हैं। जबकि ये बात भी सही है कि खुद कभी अभी ना एमपी बन पाए हैं ना एमएलए बन पाए हैं, अब वो प्रूव नहीं किया है। अब डिप्टी सीएम की मांग वो सब तो अलग बात है। तो उनकी भी अच्छी खासी, मुझे लगता है अच्छा खासा कद बढ़ा है। हाँ, उनके बारे में हम अभी तक श्योर नहीं है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर कि क्या अभी वो रहेंगे महागठबंधन में, हाँ। क्या वो कंफर्म है। ये नहीं, लास्ट दिन तक वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ बार्गेन किया है अभी तक। इसीलिए जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो महागठबंधन में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी है। एनडीए को अभी भी लग रहा है कि ये आएंगे, इनको भी सीटें दी जाएगी, और बस बार्गेनिंग फेज चल रहा है, कौन कितना बार्गेन कर रहा है। तो वीआईपी अगर महागठबंधन के साथ रहते हैं
तो एक अच्छा कंसोलिडेशन होगा ईबीसी वोट का, खास करके तब जब राहुल गांधी ईबीसी दलित माइनॉरिटी की काफी बात कर रहे हैं। और ईबीसी एक बहुत ही एक ये क्या कहते हैं, एक फ्लैजलिंग वोटर है, और उनका एक फ्लोटिंग वोटर्स के रूप में जाना जाता है, जो कि नॉन कमिटल वोट होता है। भले ही एनडीए को हाल के दिनों में ज्यादा उनका सपोर्ट मिला है, लेकिन 25% जो ईबीसी वोट थे, वैसे टोटल 36.1 है, लेकिन उसमें मुस्लिम्स के भी ईबीसी इंक्लूडेड है। अगर आप हिंदू के ईबीसी लेंगे तो 25% जो वोट्स हैं वो अप फॉर ग्रैब्स हैं। उधर के ईबीसी का हम इसलिए तुलना नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें 17% एक ऑन ब्लॉक के रूप में उनका उसको हम लोग देखते हैं कि भाई ये ये नॉन एनडीए कंस्टिट्यूएंसी है। उसमें हम्म, जी। सर लेकिन अब इस यात्रा के दौरान दो छोटी पार्टियां थी जिनका जिक्र होता है उतना नहीं दिखता है, सीपीआई और सीपीएम। ये भी इंडिया ब्लॉक के पार्टनर, इनके नेशनल लीडर जरूर यात्रा की शुरुआत पर स्टेज पे बोलते हुए दिखे और कल पटना में भी दिखे, लेकिन इस पूरी यात्रा के दौरान जो पिक्चर्स आ रही थी उसमें वो दोनों उस तरीके से प्रोमिनेंटली दिख नहीं रहे थे। उनका प्रेजेंस है भी नहीं। दो दो एमएलए हैं। अब बेगूसराय के थोड़े से एरिया, थोड़े मधुबनी में, थोड़ा सा आप मान के चलिए वो सिवान वाले, गोपालगंज वाले बेल्ट में, तो उनका प्रेजेंस बहुत ही मार्जिनल और नेग्लिजिबल है। और उस हिसाब से जितना उनको दिखना चाहिए था, जितना उनको वेटेज देना चाहिए था, उनको उतना जी, मिला। और जो तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वही है, आरजेडी, कांग्रेस और एमएल। अंदर और वीआईपी आते हैं तो वो चौथा होगा, उसके बाद ही कोई होगा। तो जो जिनको जिस श्रेणी में मिलना चाहिए था, अगर मान लीजिए उनके एमएलए या उनके नेता को ज्यादा समय दिया जाता तो लोग सुनते भी नहीं। तो उनका उन पॉलिटिकल रिलेवेंस और इम्पोर्टेंस भी उतना नहीं था। तो पॉलिटिक्स में सब नंबर ऑफ सीट्स, आपका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ग्राउंड में प्रेजेंस है, उसके हिसाब से चलता है। सर जी मुकुल। आखिर में ये चीज, एक दिल्ली की जो मीडिया है ना, खासतौर पर यहाँ चर्चा होती है, दो तरह की चर्चाएं बहुत तेज हो रही हैं, जो कि हमेशा बीजेपी के जो संघ समर्थक लोग हैं उनका हमेशा से मानना होता है राहुल गांधी जितना फील्ड पे रहते हैं उतना बीजेपी को फायदा होता है। एक तो ये, हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोकसभा में उसका असर थोड़ा सा इंडिया के ब्लॉक के पक्ष में दिखा था। दूसरा, कांग्रेसी जो है यहाँ पर, कांग्रेस इकोसिस्टम के जो लोग हैं उनका मानना है राहुल गांधी जी ने एक तरीके का बिहार चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और एजेंडा सेट कर दिया है, और मोमेंटम जो पहला किक ऑफ होता है किसी भी इलेक्शन का वो महागठबंधन ने किया है और महागठबंधन की लीड है। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी का परसेप्शन नेशनल मीडिया में जो भी हो, लेकिन ये बात भी सही है कि उन्होंने लास्ट के 1 ईयर और सो, आई थिंक उनका उन्होंने स्ट्रांग प्रेजेंस दिखाया है लोकसभा में भी, और आउट ऑफ लोकसभा भी उन्होंने दिखाया है। और बिहार के चुनाव में वो अगर प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो अब माइनस करके भी देखते हैं तो क्या होगा, तब सिर्फ तेजस्वी पर रह जाएगा। बिल्कुल आज के डेट में जब आपको लगता है कि एनडीए का कैंपेन भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीड करेंगे, उसके अगेंस्ट भी इनके पास नेशनल काउंटर राहुल गांधी ही हैं। तेजस्वी नहीं हो सकते हैं काउंटर। तेजस्वी का तो नाम तक नहीं लेते हैं। वो तो लालू जी बोलेंगे, लालू जी तो कैंपेन करेंगे नहीं। कैंपेन में कोई इलेक्शन कैंपेन में जो जवाब देने होगा, उनके जो काउंटर पार्ट होंगे नेशनल, वो नेचुरली राहुल गांधी होंगे। और उस फैक्टर के कारण से आरजेडी उन पर बैंक करेगा कि राहुल गांधी इस यात्रा के बाद जो है एट रेगुलर इंटरवल, जबकि ओरिजिनल कैंपेन जब शुरू नहीं होता है, तब तक इसको बिल्ड अप कर पाए। तो ये लगता है जो इस पूरा किक ऑफ कर दिया है और इलेक्शन मोमेंटम उनके पक्ष में है। नहीं, पक्ष की बात तो मैं नहीं कहूंगा उनके पक्ष में है। उन्होंने बिगुल फूका है, उन्होंने पहला इनिशिएटिव ले लिया है, और उस इनिशिएटिव को ये कैसे काउंटर करते हैं वो देखा जाएगा। अब ये पूरी तरह से ये भी नहीं कहा जा सकता है ले लिया है, क्योंकि मोदी जी तो रेगुलर इंटरवल पर आ रहे हैं, हर एक एक महीना के अंदर में आ ही जा रहे हैं। तब आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी भी आ रहे थे, तो वो दोनों आ रहे थे। हाँ, अगर एक लंबे कैंपेन की तरह से कहिए कि एक सस्टेंड 15 डेज के कैंपेन में, उस हिसाब से अपोजिशन ने इनिशिएटिव, अभी पहला इनिशिएटिव ले लिया है और इनको कह दिया है कि आप बताइए। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो तेजस्वी कहते हैं कि डुप्लीकेट सीएम, ओरिजिनल सीएम वर्सेस डुप्लीकेट सीएम, वो कहते हैं कि हाउ दिस गवर्नमेंट इज ए कॉपी कैट गवर्नमेंट। मैंने 200 मेगावाट बोला था, इन्होंने 125 कर दिया। हमने 1500 बोला था सोशल सिक्योरिटी पेंशन, इसने 1100 कर दिया। हमने यूथ कमीशन बोला था, इन्होंने सेटअप कर दिया। हम महिलाओं को रोजगार की बात करते, इन्होंने 10,000 अनाउंस कर दिया। ये अंशतः ये बात सही भी है वो, कि कहीं न कहीं वो नैरेटिव
लास्ट इलेक्शन में भी तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी देकर के इलेक्शन का नैरेटिव सेट किया था, और इस इलेक्शन में भी वो यह करके सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए उनका ओरिजिनल कुछ नहीं है, वो हमारी ही नकल कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बात कह दी है कि अब एनडीए एनडीए क्या करती है, एनडीए के पास क्या प्लैंक है, डेवलपमेंट का प्लैंक रहेगा। वो उसको राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट लेवल पर अपने कामों की चर्चा ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास थोड़ा निगेटिव ये होगा कि नीतीश कुमार की लीडरशिप को लेकर के उनमें वो आपको हाँ जी। जरूर रहेगी, क्योंकि वो लास्ट टाइम की तरह इस बार वो जिस तरह से कैंपेन करते हैं, नॉट इन बेस्ट ऑफ हिज हेल्थ, ही विल रीड आउट फ्रॉम द टेक्स्ट, तो ये सारी कमियां उनको लगेगी। तो मेरे हिसाब से ऑल सेड एंड डन दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन। सर आखिरी बिल्कुल जो आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया, तो नीतीश कुमार का हेल्थ या उनकी जिस तरह से पब्लिक प्रेजेंस है उसको, वो एक कोई मुद्दा है क्या? दूसरा, क्योंकि प्रशांत किशोर का जिक्र हुआ, क्योंकि इस यात्रा से पहले सरकार के विपक्ष में अगर सबसे बोलता हुआ वोकल कोई दिख रहा था सोशल मीडिया पे, जमीन पर क्या था वो पता नहीं, प्रशांत किशोर थे। तो ये दोनों फैक्टर कितना रहेगा, और इस यात्रा के बाद कोई मूड में चेंज हुआ है बिहार के क्या? देखिए, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जो है ना, वो मोस्टली अर्बन डिस्कोर्स है। हम आप बैठ करके स्टूडियो में या पटना में बैठ करके चर्चा कर सकते हैं, उनके एनालाइज कर सकते हैं कि ये हुआ। ऑफकोर्स ग्राउंड में जाकर के उस तरह से नहीं बोल पाएंगे तो लोगों को कमी खलेगी, लेकिन लोग को ये लग रहा है, जाकर खास करके महिलाओं से बात करेंगे, सब कुछ वो बोलेंगे सब कुछ हो ही तो रहा है, पेंशन बढ़ा दिया। जो एक कॉमन कंस्टिट्यूएंसी का जो कंसोलिडेशन एनडीए ने इतने सालों में किया है, खास करके नीतीश कुमार ने, मुझे लगता है कि वो कंस्टिट्यूएंसी मोर और लेस के साथ इंटैक्ट है। जो उनके साथ जो इनविजिबल फोर्स है, वो वुमेन है जो कम बोलती हैं, हमारे पास कैमरे से उनके सामने कम आती है, बात कम करती है, तो वो ये उनके सामने बहुत बड़ा मुझे लगता है चैलेंज रहेगा। प्रशांत जरूर एक थर्ड एंगल की तरफ, तीसरे कोने की तरफ इमर्ज कर रहे हैं, और सोशल मीडिया में ऑन ग्राउंड भी उनका अच्छा खासा प्रेजेंस है, सब जगह उनकी चर्चा जरूर फैल। मैं ये नहीं कहूंगा कि लोगों ने निर्णय ले लिया है कि हम किसको वोट देना है, प्रशांत को वोट देना है, ये निर्णय लेने में अभी टाइम वो ले रहे हैं कि लेना है कि नहीं लेना है, इसमें भी समय लगेगा। ठीक है सर, शुक्रिया, आपने इतना समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया संतोष सर। जैसा कि आपने संतोष जी से बातचीत में सुना, संतोष जी ने साफ कहा इस यात्रा से महागठबंधन को कितना फायदा हुआ और इस चुनाव में क्या फायदा मिलेगा इसका, वो तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कांग्रेस ने खुद को एक मजबूत स्तंभ की तरह या एक अच्छे पार्टनर के रूप में बार्गेनिंग अपनी बढ़ाई जरूर है महागठबंधन के अंदर। इस पूरे यात्रा का सफल ये है। और दूसरा, नैरेटिव के मामले में जो पहला मुद्दे के तौर कॉइन करने पर विपक्ष कामयाब रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।